वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए मॉर्निंग के अंदर डाली थी दोस्तों, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट के लिए। एंड दोस्तों, दूसरी वीडियो ये अभी मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा जो हिस्ट्री का असाइनमेंट है एंड जो इन्वायरमेंटल साइंस का असाइनमेंट है वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से लिखना है कि भारतीय संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो कि देश की शासन व्यवस्था के लिए नियमों की समुचित जानकारी प्रदान करता है। राजनीतिक दस्तावेज होने के अलावा संवैधानिक सरकार एवं नागरिकों को गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए उनमें सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार व्यवस्था भी करता है। एक टिप्पणीदार ने सत्य ही कहा है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के साथ अपने में परिवर्तन जारी रखता है। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता संप्रभुता है, जिसमें कि खेल संगठन से लेकर किसान आंदोलन, व्यापार संगठन सभी संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। एंड दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हमारी संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी की तरह भारत का भी एक लिखित संविधान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के पास भी अन्य देशों की तरह लिखित दस्तावेज नहीं है। भारत के पास संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, जबकि अन्य देश, ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ 1215 के बाद से ही कई नियम एवं कानूनों द्वारा शासित है एवं वहाँ पर संसदीय व्यवस्था के संस्थापक एवं जनक द्वारा एक लिखित दस्तावेज प्रदान किया गया है, जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश के रूप में है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी पहली विशेषता जो कि है लिखित संविधान। तो दोस्तों, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान को विश्व में एक विस्तृत संविधान के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा एक विस्तृत दस्तावेज प्रदान किया गया है जो कि संविधान में देश के सभी पहलुओं को छूता है। इस भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे यहाँ की विविधता भी एक प्रमुख कारक के रूप में महत्वपूर्ण है, जबकि अधिकतर देशों के संविधान इतने विस्तृत नहीं हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि चीन के संविधान में सिर्फ 138 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 11 भाग और 147 खंड हैं, जबकि सबसे अधिक भारतीय संविधान में 385 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत बनाने के संबंध में निर्माताओं ने निम्न कारण बताए हैं। भारतीय राज्य की बहुसांस्कृतिकवादी एवं बहुलवादी चरित्र विस्तृत संविधान के लिए उत्तरदायी था। देश की विशालता दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण थी। कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत एक विशाल देश है। स्वतंत्रता के समय लोगों का एक बड़ा समूह असाक्षरता, कुपोषण व गरीबी से पीड़ित थे। इन समस्याओं के लिए नैतिक मापदंड तैयार करने थे। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोड में वाद योग्य नहीं थे, किंतु केंद्र व इसकी इकाइयों के लोगों का विश्वास चुनाव जीतने के लिए इनको लागू करना अपरिहार्य था। बाद में वर्षों
बाद के वर्षों में सरकार द्वारा लोगों की स्थिति में सुधार के लिए असंख्यक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत में बहुत सारी रियासतें राज्य थे, हम उनके हितों को भी संयोजन करना था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान कितना ज़्यादा विस्तृत संविधान है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है संप्रभुता लोकतांत्रिक राज्य। गणतंत्र भारत एक संप्रभुता वाला देश का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें कि वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। संविधान निर्माण के समय इस संविधान सभा के निर्वाचन मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के उपरांत जब 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। हालांकि ये देखने को मिलता है कि लोगों ने, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो या राज्य विधानसभा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का भी समावेश है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं इस व्यवस्था में सरकार का निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपने मत अधिकार का प्रयोग कर ही किया जाता है। इसका उल्लेख हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग, यहाँ पर वास्तविक शक्ति व्यक्ति में निहित है। भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक प्रवृत्ति को भी स्पष्ट करता है, जहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जो कि ब्रिटेन की व्यवस्था से भिन्न है, जहां राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से चयनित होता है। और हम इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी देख सकते हैं, जिसमें कि अंतिम पंक्ति ये है कि 26 नवंबर 1984 को संसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मप्रीत किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये नेक्स्ट पॉइंट भी ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अंदर मैंने आपको बताया है संप्रभुता लोकतांत्रिक राज्य के बारे में। तो दोस्तों ये भी एक विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश द्वारा फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत की गई, जिसका मूल आधार धर्म था, जो समकालीन समय में दो राष्ट्रों के रूप में देखने को मिलता है, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति वाला राज्य है, जिसको कि एकता की विविधता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसमें कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जिसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 28 में भी देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एवं इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। भारत में केंद्र एवं राज्य सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्षता के बारे में। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान, जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उनमें कहीं भी समाजवादी शब्द नहीं देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय संविधान भाग चौथे में हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक अप्रासंगिक एवं अर्थविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना नहीं था, बल्कि समाज में गरीब एवं पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार कर वास्तविक रूप से एक प्रासंगिक व्यवस्था कायम करना था। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के मध्य से समय समय पर मिलता रहता है। जैसा कि हम केशवानंद भारतीय बेनाम केरला राज्य केस की बात करें,
जिसमें संविधान के संशोधन के संबंध में बात की जाती है, ये भी देखने को मिलता है कि ब्रिटिश की संसद की तुलना में भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद को संविधान की परिधि में रहकर ही कार्य करना होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हमारा 6 पॉइंट, जो कि है संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकतामकता की और झुकाव के साथ ही संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका सभी के संविधानों से कुछ ना कुछ भाग ग्रहण किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था से ली गई है, जबकि एकतामकता का स्वरूप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से लिया गया है। भारत में सरकार की द्विस्तरीय व्यवस्था, जिसमें कि व्यक्ति 2 स्तर पर कार्य करता है, केंद्र एवं राज्य, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों को 2 स्तर में विभाजन की बात की गई है, जिसमें मुख्यतः 3 सूचियां सम्मिलित हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का विभाजन सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में गैर संघीय लक्षण द्वयमान हैं एवं एकतामकता की ओर झुकाव देखने को मिलता है, जैसे कि सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल सेवाएं, आपातकाल आदि एकतामकता के लक्षण हैं। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। हालांकि संवैधानिक संस्थाएं जिनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि वित्तीय आयोग, नीति आयोग, इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है जो हमारा एकतामकता है हमारे संविधान की, उसके बारे में, और जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसके बारे में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए नागरिक घोषणा पत्र 1979 के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि भारतीय संविधान के मूल तत्वों में मौलिक अधिकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में दिया गए हैं, जिसमें कि निम्न अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों में कई सकारात्मक अधिकार ऐसे हैं जो कि नागरिक एवं विदेशियों के मध्य भेद नहीं करते हैं। संविधान लागू होने से लेकर वर्तमान समय तक इसमें कई संशोधन भी किए जा चुके हैं, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों मैंने आपको अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, अब हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड गणराज्य के संविधान से लिए गए हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। यदि मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है, तो नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में देखा जाता है, जो गरीब एवं निचले तबके के उत्थान के लिए आवश्यक है। ये सत्य है कि न्यायालय में नीति निर्देशक तत्वों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु ये देश के शासन के लिए मौलिक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्व मिल केस 1980 और अशोक कुमार ठाकुर बेनाम भारतीय संघ केस में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बताया है, ना कि विरोधात्मक। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। वास्तविक रूप से मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं है। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने कि अपनी रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा कि
जोड़ने की बात की थी। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुच्छेद 51A द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व रूस संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। इन कर्तव्यों को नागरिकों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, बल्कि ये देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है एवं कुछ कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य भी हैं। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, पशु पक्षियों और जंगलों की सुरक्षा आदि भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय सरकार स्वशासन। महात्मा गांधी जिन्हें भारत का पिता भी कहा जाता है ने विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त करने का स्वप्न देखा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात की गई है एवं 1942 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार की और ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर गठित की गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वशासन सरकार है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कुल मिलाकर 11 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सो दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।